नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 3 मार्च 2022। तो हम आज 3 मार्च 2022 की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में लेके चले आए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा में। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी कि BOM, इसे शॉर्ट हैंड में कहा जाता है, ने महाग्राम और सन्निवेश इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कहाँ पे, उड़ीसा में। प्रोजेक्ट बैंक सखी उड़ीसा में लॉन्च किया गया दोस्तों। और बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यालय के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में। और इसके CEO की बात करें तो इसके CEO जो हैं AS राजीव, जिनकी नियुक्ति 2 दिसंबर 2018 में की गई थी दोस्तों। और भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला जो प्रश्न है वह आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में BSES द्वारा पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटका। दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है नई दिल्ली। तो चल आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं इसके बारे में, फिर आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड BYPL ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। BYPL बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा समर्थित है। इसे फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और यह अब तक का पहला BYPL प्रतिबंधित स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन होगा दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और इसी तरह से हम चलते हैं अपने प्रश्न अगले पे। तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 46वां नागरिक लेखा दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं पहले बता देता हूँ कि यह क्यों मनाया जाता है, क्या है। 46वां नागरिक लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में मनाया गया। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण जी थी। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों 2 मार्च। कब मनाया जाता है, 2 मार्च को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है दोस्तों, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वह है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, 21 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 27 फरवरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है 1 मार्च। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं दोस्तों। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और बात करें इसके मुख्य विषय की, इसका मुख्य विषय है दोस्तों, आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई है। तो यह दोस्तों कब मनाया जाता है, यह 1 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा। जापान, इंग्लैंड, वियतनाम, चीन। तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम इसके बारे में, कब किस देश में ये आयोजित किया जाएगा। वह है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है
और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है। यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन दोस्तों इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। खेलों में 526 आयोजकों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। आयोजकों ने यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में ही घोषणा की थी। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। उससे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं टिक करके। जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वियतनाम में। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन प्रकाशित हुई? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग कृपया करके अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह हम आपको पहले थोड़ी जानकारी देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई के TN, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का पहला खंड लॉन्च किया है। आत्मकथा के पहले भाग में उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभव हैं। इसमें उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों, किशोरावस्था, प्रारंभिक राजनीति योगदान, वैवाहिक जीवन और मीसा संघर्ष का पता लगाया है। 1976 तक 23 साल के याद करते हुए दोस्तों, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हम चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर ने बोल्टेजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? दोस्तों यह आप लोगों के लिए और ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, दीपक धर, विजय घटक, विभा चौधरी, KS कृष्णन। भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर बोल्टेजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स IVPAD के सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार यह पदक प्रदान किया जाता है। पदक प्रस्तुति समारोह इस साल अगस्त महीने में टोक्यो में होने वाले स्टेट फिजिक्स 28 सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन A, दीपक धर। तो किस भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर बोल्टेजमान पदक सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? दीपक धर। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए पहले से थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में और आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है दोस्तों। लॉन्ग मार्च 8 को बेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पूर्वी 26 फरवरी को रात 10:06 पे रवाना किया गया था, जिसमें चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने बाद में लॉन्च की सफलता की पुष्टि की है दोस्तों। अगर बात करें चीन की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बारे में, तो चीन की राजधानी दोस्तों है बीजिंग, और बात करें इसकी मुद्रा की तो रनमिनबी है दोस्तों, और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की तो शी जिनपिंग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन A, चीन। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको, पहले से आपको गेस भी लगेगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से शुरू की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमन ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन C, D, तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं कि यहाँ की राजधानी, CM और राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो वह है चेन्नई,
और यहाँ के सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आर्यन रवि हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूके ने स्विफ्ट के इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम IMS से हटाने का निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर टेली कम्युनिकेशन है। स्विफ्ट का मतलब दोस्तों वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है और यह एक स्वतंत्र उद्यम है जो बेल्जियम में स्थित है। स्विफ्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 बैंक और वित्तीय संस्थानों के बीच एक आंतरिक संचार तंत्र के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो कौन सा देश को बाहर करने की बात कर रहा है? कनाडा, अमेरिका और उनके यूरोपीय सहयोगी प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट के इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम IMS से हटाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो देश को दुनिया भर की अधिकांश वित्तीय प्रणाली से काट देगा दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी रूस को। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की कौन सी आयोग लिंग सूचकांक विकसित कर रही है? निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, सतर्कता आयोग। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है नीति आयोग, यानी ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति आयोग एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य प्रगति को मापना और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता के निरंतर अंतराल की पहचान करना है। यह परिभाषित लिंग मैट्रिक्स पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मैप करने की सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए उपकरण के रूप में काम करेगा दोस्तों। इसी तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, नीति आयोग। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह, भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कैप्टन एडी माने की कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों? यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं, फिर चलते हैं राइट आंसर पे। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मुंबई में पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में शैलेश बी तिवारी द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में कैप्टन एडी माने की पुस्तक उड़ान एक मजबूर बच्चे की विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी जी हैं। यह पुस्तक कैप्टन एडी माने की जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया था। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, उड़ान एक मजबूर बच्चे की। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली KC ने किसे पायरेट्स 36-37 से हराया? लखनऊ, पटना, भोपाल, देहरादून। तो दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराया है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून कार्यालय का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है दोस्तों? IIT रुड़की, IITM पुणे, IIT मुंबई, IIT बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर जितेंद्र सिंह द्वारा एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ IITM पुणे में किया गया है। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी है, IITM पुणे में। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व बैंक के भारत निदेशक संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जुनैद अहमद, ऋषभ सिंह, नंदनी चौहान, राजीव कुमार। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जुनैद अहमद को। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें। विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। तो दोस्तों
इसी तरह से आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चनों का डोज मिलता रहेगा। वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।